सेवा करेंगी। मतलब कुछ कास्ट जो है वो सर्व करेंगी अन्य कास्ट को, कोई भी कास्ट हो। क्या किसी भी जाति के लोगों को यह मंजूर होगा? क्या हम यहां पर इक्वल लॉ की बात कर रहे हैं? क्या हमने जो समझा संविधान का अर्थ है समान न्याय, क्या उसकी बात यहां पर हो रही है? आप कहेंगे नहीं, कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, इसमें इक्वल लॉ कहीं भी नहीं है। इक्वल लॉ इसमें कहीं भी नहीं है। यह अन्यायपूर्ण है, अन्याय से भरा हुआ है, इनजस्टिस है एकदम से। तो यानी कि आपने एक सरकार को चुना था। सरकार कौन चुनता है हमारे यहाँ? अभी मैंने बताया डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं, लेकिन जिन लोगों को आप चुनते हैं क्या वो हमेशा बेहतरीन लोग ही होते हैं? क्या जो सरकार आप बनाते हैं वो हमेशा एक बेहतरीन सरकार होती है? क्या वो सभी लोगों के हितों का बराबर ध्यान रखती है? या वोट बैंक के लिए कई बार कुछ, आपका अगर बात करूं, अनदेखियां की जाती हैं? तो आप कहेंगे जी भैया। तो कोई ऐसा डिसीजन आ जाए तो आप कहेंगे कि आपने सरकार नहीं, एक राक्षस को जन्म दे दिया। अब इस राक्षस से कैसे बचें? कैसे बचो इससे? भाई आप ही ने चुना था, अब आपको पता चला कि आपने जिन लोगों को चुना वो ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि एक निश्चित क्रम के बाद में चुनाव होते हैं और जनता के पास वो ताकत होती है और जनता उसका बदला ले सकती है। जनता, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारा जा सकता है। एक डेमोक्रेसी में आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं। आप बोलेंगे भैया पिछली बार गलती हो गई, इस बार गलती नहीं करेंगे। सर जी मैं थक गई, छुट्टी कर दो। बेटा क्लास में मत आया करो प्लीज। कमजोर बच्चों के लिए क्लास नहीं है ये, उन पिछड़े, या मैं पूछूं, मैं अभी बात कर रहा हूं उसी बात की, उन बच्चों के हितों के लिए है कि जो आज तक पेड कोर्स नहीं खरीद पाते थे। और जब गरीबी और लाचारी में हम होते हैं, ऐसा नहीं है, मैं उसका आपको एक सबसे बेहतरीन उदाहरण क्यों देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि कोई आपसे बोले सूट बूट पहने आदमी कि मैं तुम्हारे संघर्ष को समझता हूं, तुमसे झूठ बोलता है। इसको वही समझ सकता है जिसके पिता किसान हैं, इसको वही समझ सकता है जिसके पिता मजदूर हैं। तो आपने जिस राक्षस को जन्म दे दिया उससे कैसे बचें? तो क्या बोलेंगे? तो संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकारें कैसे निर्मित होंगी। आपने सरकार तो बना ली, सरकार किसकी बनती है हम आगे चल के जानेंगे कि भैया बहुमत में, मतलब कि जिसको बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी मिल जाती है, वो सरकार बन जाती है। लेकिन सरकार कैसी बन गई? अब सरकार से कैसे बचा जाए? तो यह संविधान का तीसरा काम है कि वह सरकार पर, संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए। क्या करे? सरकार पे क्या लगेगा? सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएं। द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इम्पोज some limits on the government so that it never violates them। अब सरकार पे भी सीमाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, आपको देगा ना, सरकार को कुछ अपने निर्णय वापस लेने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकार को बताता है कि यह न्याय संगत नहीं है, यह जस्टिस नहीं है, इसको वापस लो। समझ पाए? तो तीसरा काम क्या हो गया? कुछ सीमाएं लगाएं कि उनका उल्लंघन ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, मैं बोलूं हमारे यहां कुछ मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ। जैसे कैसे पता चलेगा? मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए, भाई सरकार आपके मौलिक अधिकारों को ना छीन पाए, यानी मौलिक अधिकार स्पष्ट होने जरूरी हैं। तो संविधान ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति को दे देते हैं, कि जीवन जीने का अधिकार व्यक्ति का होगा। यस और नो? जी भैया, ये हमारे यहाँ जिक्र है या नहीं है? राइट टू लाइफ हमारे यहाँ है या नहीं है? कहीं भी भ्रमण करने का, आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी भ्रमण की आवश्यकता किसी को है, वो उसको पूरी कर पाए। या ये याद रख लीजिए, कहीं भी भ्रमण देश की सीमाओं में, विदेश भी जा सकते हैं, सबकी बात करेंगे धीरे धीरे। यानी कि अगर हम बात करें राइट टू लाइफ आपको एक बार मिल गया,
और गवर्नमेंट भी जानती है आपके पास राइट टू लाइफ है। या मैं बात करूं आपको कहीं भी भ्रमण, आप जानते होंगे ना आर्टिकल 19(1)(d), मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या सरकार, बात को बताना मुझे, कहीं भी भ्रमण करने का नियम आपके लिए लागू हो चुका है, संविधान में इसका जिक्र है, क्या सरकार इसको रोक सकती है या नहीं? उसको पता है कि मैं इसको नहीं रोक सकती। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इनको छीना भी जा सकता है। जैसे इमरजेंसी के दौरान क्या होता है, कौन कौन से आर्टिकल नहीं छीने जाते हैं बताएं जरा। जैसे मैं बात करूं, हमारे यहाँ आप जानते हो ना इमरजेंसी, आपातकाल शब्द को जानते हैं? जानेंगे जो नहीं जानते। इमरजेंसी लग जाती है देश में, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जो देश में एक बार भी नहीं लगा है आर्टिकल 360, राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगा है, स्टेट इमरजेंसी 125 बार लग चुकी है लगभग, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी है। तो जो इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से आर्टिकल खत्म नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये खत्म होते हैं या नहीं होते हैं? ये बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। ये बात किस में की गई थी? जब हमारा 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, देश में से इमरजेंसी हटी थी, उसके बाद में ये अमेंडमेंट हुआ कि आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। और इसके लिए जो संशोधन किया गया था वो किया गया था अनुच्छेद 359 में, आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट करके इस बात को बोला गया था। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा भैया गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि व्यक्ति के अधिकार ना छिने, इसके लिए नियम बनाने हैं। लेकिन कुछ विशेष इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित स्थितियों में उनको छीना भी जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। आर्टिकल 20 क्या होता है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों में, अपराधों की सिद्धि में संरक्षण की बात करता है, जो 2 सिद्धि में संरक्षण है। जैसे आपने कोई एक अपराध कर दिया, एक अपराध के लिए आपको 2 बार सजा हो सकती है क्या? नहीं भैया, डबल जोपार्डी नहीं होगा, दोहरी सजा नहीं मिलेगी। मैंने आज चोरी की, आज 2 दिसंबर है 2024 को, गवर्नमेंट आपका 15 जनवरी 2025 में कुछ एक्ट लेके आई है और उसमें आज मैंने अपराध किया, आज मेरी सजा बनती है 4 साल। 2025 में कोई गवर्नमेंट लेकर के आई एक्ट, उसमें बोला गया चोरी करने के लिए जो सजा है वो 6 साल। तो मुझे कौन सी सजा होगी, 4 साल या 6 साल वाली? तो इसको क्या बोलेंगे? उस समय के कानूनों के अनुसार ही सजा होगी जब अपराध घटित हुआ है। कभी भी मुझ पे इस बात का सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोलते हैं, कभी भी मुझ पे इस बात के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता कि भाई मैं गिरफ्तार किया गया और मैं ही अपने पक्ष में गवाही दूं या साक्ष्य दूं, एविडेंस दूं। मुझे इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि मैं उनको कुछ एविडेंस इकट्ठा करके दूं, ये लो भैया ये मुझको चोर साबित कर देंगे। तो ये जो अपराधों के लिए 2 सिद्धि में संरक्षण है, आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 अभी हमने बात की थी, राइट टू लाइफ। तो ये बने रहेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे। जैसे आर्टिकल 19 है, क्या ये बना रहता है या छीन लेगा आपसे? अब जैसे कहीं भी भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 19(1)(d) का है, तो ये बना रहेगा इमरजेंसी में भी। आपसे इस आर्टिकल 19(d) को क्या कर लेगा, बोलेगा भैया इधर को आ जाओ, कहीं भी देश की टेरिटरी में तुम नहीं घूम सकते, अब तुम बंद हो जाओ, यहाँ छिन जाएगा। इतनी सी बात समझनी है, सबने बोला छिन लेगा, तो इतनी समझ में आ रहा है तुमको, ये काफ़ी है। बात क्लियर है? तीसरा काम समझ गए? मतलब अगर हमने देखा कि सरकार हमने ऐसी चुन ली जो खराब है, सरकार के ऊपर बाउंडेशंस भी हैं, तो भैया क्या होगा, संविधान ही सरकार के ऊपर कुछ सीमाएं लगाएगा, इम्पोज करेगा कुछ लिमिट, कि व्यक्ति के अधिकार जो हैं वो छिने ना और उनका उल्लंघन कभी ना हो। चौथा और अंतिम काम है संविधान का, चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरे करने की क्षमता प्रदान करे ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो। कैसी सोसाइटी डेवलप करनी है? जो कैसी हो, बोलेंगे ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो कैसी हो, आपका न्यायपूर्ण समाज हो जैसा। ठीक है, कैसा होगा आपका न्यायपूर्ण समाज, यानी कि एक जस्टिंग सोसाइटी होनी चाहिए। इसको एग्जांपल से समझे जरा, एक बात लिखें। जैसे इंडोनेशिया का मैं तुम्हें बताता हूँ,
इंडोनेशिया का जब संविधान बना तो इंडोनेशिया के संविधान में ये कहा गया कि सरकार जो है ना गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा और व्यवस्थाएं करेगी। तो जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी अनाथ हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होंगे। इंडोनेशिया के संविधान में ये बात कह दी गई। भारत का संविधान कह रहा है कि समाज कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण। जैसे हमारे देश में आप जानते हो एक बड़ा चर्चित उदाहरण आता है, 1951 में एशियन गेम्स हुए थे पहली बार, 1982 में एशियन गेम्स हमारे देश में दूसरी बार हुए थे, ओवरऑल दूसरी बार नहीं, दूसरे वाले तो हुए थे 1954 में फिलीपींस मनीला में। 1982 के भारत में होने वाले दूसरे एशियन गेम्स थे। तो उन 1982 के एशियन गेम्स में क्या हुआ था, 1982 के एशियन गेम्स में क्या हुआ था कि यहां पर जो भी आपका स्टेडियम बने तो वहां के लिए मजदूर हायर किए गए और ठेकेदारों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ठेकेदारों को कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स लिए उन्होंने और उनसे बोला कि भाई ये काम कराने, तो मजदूरों से काम हुआ। 1982 के एशियन गेम्स भी हो गए। बाद में पता चलता है कि ये जो मजदूर थे ना, इनके साथ न्याय नहीं हुआ, इनको बहुत कम वेजेस मिले, कम वेतन दिया गया, कम सैलरी दी गई, ठीक है, लेस वेजेस पे इनको काम कराया गया। न्यूनतम मजदूरी जितनी देनी चाहिए, आप धीरे पढ़ेंगे आगे, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, उसका जिक्र हम आगे करेंगे, तो वो न्यूनतम वेजेस इसको नहीं मिले। तो ये व्यक्ति कहाँ जाएंगे, भाई हमको तो भैया ये नहीं मिला है वेतन, तो ये कहाँ जाएंगे। आप बोलोगे ये सब गए कहाँ पर, ये सब गए कोर्ट, और कोर्ट ने यहां पर एक निर्णय सुनाया। कोर्ट ने बोला कि ये जितने भी मजदूर हैं यहां पर, इनके साथ जो है ज्यादती हुई है, जस्टिस नहीं हुआ है, इन सब की सैलरी इनको दी जाए और वो ठेकेदारों से वसूली जाए। हो गया जस्टिस। इस व्यक्तियों ने क्या यहां पर मतलब आपका करप्शन का प्रयास भी किया, लेकिन करप्शन के खिलाफ भी कोर्ट ने नोटिस दे दिया। तो कैसा समाज हो गया आपका, ऐसा समाज होना चाहिए न्यायपूर्ण समाज। एक और उदाहरण जो मैं आपको बता रहा था, मचल लालुंग, बहुत चर्चित केस है इंडिया का। मचल लालुंग असम का था, 23 वर्ष 23 वर्ष का था ये, ठीक है। 1951 में इसको हिरासत में ले लिया गया। तो 1951 में जब इसको हिरासत में लिया गया, आप समझना आप मेरी बात को, मैं क्या टिप्पणी करना चाहूंगा। तो होता यह है कि इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। मुकदमा क्या था भैया, मुकदमा था सामान्य मारपीट का। जब आप आईपीसी इंडियन पिनल कोड को पढ़ते हैं, इंडियन पिनल कोड 1860 जो आपका 1862 में लागू हुआ, तो अभी तो वो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो उसमें क्या होता था उस समय पर, आर्ट आपका होता था सेक्शन 323। मुझे इस वजह से ध्यान है, ऐसा नहीं कभी सोचे, तो मैं पढ़ाता था उस टाइम पे आईपीसी यूपीएसआई के लिए। तो 323 मारपीट, फिर उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, 325 भी है, 328 भी है कि भाई गंभीर चोटें आ गई। तो उस पर 323 का एक मुकदमा था, यानी कि सामान्य मारपीट का। कितने दिन जेल रह सकता है बताओ, कितने दिन जेल में रखा जाए इसको, भैया जो प्रावधान है उसके अनुरूप रखा जाए, ऐसा थोड़ी। ये व्यक्ति जेल में पड़ा रहा। इसकी सुनवाई के लिए खुद आपका जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन में भी जो जेल प्रशासन था, जेल प्रशासन ने भी चिट्ठियां लिखी कि ये आदमी यहाँ जेल में पड़ा हुआ है, इसकी कोई सुनवाई करने नहीं आता, गरीब व्यक्ति, इसकी सुनवाई तो कर लो। भाई साहब ये 2005 में रिहा हुआ, कितने साल जेल में रहा। यहां पर भी मानवाधिकार संगठनों को इसके बारे में पता चल गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन को, उनके लोगों ने इसकी पैरवी की, 2005 में रिहा हुआ। 2005, कितने साल कैद है बताओ, 54 ईयर्स। एक गरीब व्यक्ति था, जेल में 54 वर्षों तक पिसता रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी याद आई, नहीं आती तो शायद पूरा जीवन वहीं खत्म हो जाता। तो अगर मैं पूछूं कि न्याय क्या सभी वर्गों के लिए समान है, क्या ये प्रैक्टिकल है। जैसे माओ जेदांग का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ दिखावा है, आप ये कहेंगे भैया हाँ, ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है कि गरीब व्यक्ति को न्याय मिलने में बहुत देरी होती है, और जो अमीर वर्ग है उसको न्याय में ज्यादा सहूलियत होती है। उसी का ये केस है मचल लालुंग असम का, याद रख लेना। कोई दिक्कत, संविधान की बात समझ में आई, बात क्लियर है। क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाए या कल की क्लास में समझा जाए। अब एकदम सारे बोलेंगे भैया कल 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 कल,